हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम क्लासेज में स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स प्रकाश की। ये 7वां क्लास है ऑप्टिक्स का। लगभग में मैंने बोला था बच्चों को कि मिनिमम हम लोग 20 क्लासेस करेंगे। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन टॉपिक्स को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसको हमारे नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारी 7वीं क्लास है ऑप्टिक्स की, प्रकाशिकी की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्लास है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका नोट्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको सारा डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे लेंस। लेंस से रिलेटेड हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, और आज जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, लेंस से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग बना दिया नोट करके, जितना भी इंपॉर्टेंट बात है लेंस से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस से रिलेटेड, वो कहा गया है कि लेंस की फोकस दूरी। जैसा कि आपको पता है कि लेंस की फोकस दूरी को एफ से डिनोट किया जाता है। लेंस की फोकस दूरी लेंस के अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, लेंस की जो फोकस दूरी है, सवाल आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में इस तरह से रहेगा कि बताओ बाबू कि लेंस की फोकस दूरी जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो कहेंगे सर लेंस की फोकस दूरी लेंस के अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का मतलब कुछ भी हो सकता है, निर्वात भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, तथा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इन तीनों पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट और ये हाईलाइटेड टॉपिक है, हाईलाइटेड लाइन ये आपको हमने लिखा है। इससे क्या होगा ना कि आपको ये ऑप्टिक्स का जो ये टॉपिक है, ये जो हम आपको लेंस रिलेटेड ये बातें बता रहे हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि लेंस की जो फोकस दूरी है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला रहेगा लेंस का अपवर्तनांक, दूसरा रहेगा माध्यम का अपवर्तनांक, तीसरा रहेगा वक्रता त्रिज्या, हो सके चौथा कुछ और है, या बोले कि इनमें से सभी। तो हम क्या मारेंगे, इनमें से सभी, यानी तीनों पर ये डिपेंड करता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट बात था। सभी लोग अपने लाइव चैट में लिखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। बहुत हाईलाइटेड लाइन है ये, क्लियर है। दूसरा जो टॉपिक कहा गया है कि जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। जी हाँ, ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए कि जब किसी लेंस को हम पानी में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहेंगे सर फोकस दूरी जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। बहुत हाईलाइटेड है, लिखिए जल्दी से कि जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेंस की फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है एफ बैटर इज इक्वल टू 4 इंटू फेयर। एफ बैटर को हमने डिनोट किया है पानी के लेंस की पानी में लेंस की फोकस दूरी, और एफ फेयर जो है, एफ एयर जो है, ये इसको हमने डिनोट किया है कि हवा में लेंस की फोकस दूरी। तो पानी में लेंस की फोकस दूरी और हवा में लेंस की फोकस दूरी का 4 गुना, ये इसके बराबर होता है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक कि लेंस, जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। और यहाँ पर एक समीकरण बनेगा एक कि एफ वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू एफ फेयर। एफ वाटर को हमने डिनोट किया है पानी में लेंस की फोकस दूरी, और एफ एयर को हमने डिनोट किया है कि हवा में लेंस की फोकस दूरी, और इसका 4 गुना और इसके बराबर ये होगा। ये आपको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट आपकी बातें हैं, मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट बातें जो है वो लेंस से रिलेटेड रखा है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरी जो बात है लेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट है, वो कहा गया कि जब किसी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाता है। पूछा जाएगा ये ऑब्जेक्टिव कि बताओ बाबू कि जब किसी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में अगर हम रख देते हैं तो लेंस अपना व्यवहार बदल देता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब हम किसी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखेंगे तो लेंस अपना जो व्यवहार जो है, उसका जो तरीका है, उसका जो रिएक्शन है, उसका जो कार्य करने का तरीका है, उसमें बदलाव आता है। अर्थात उत्तल लेंस का व्यवहार अवतल लेंस की तरह से हो जाता है और अपतल लेंस का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखेंगे तो उत्तल लेंस अपतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा और अपतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो ये तीसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा। सभी लोग लाइव चैट में लिखते रहिए, बहुत काम देगा बाद में। लिखो जी सभी लोग लाइव चैट में लिखने से आपको चीज़ें याद रहेगी कि बाबू जब किसी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाता है
तो लेंस अपना व्यवहार बदल देता है। वो किस किस तरह से कार्य करेगा? कहेंगे सर जो उत्तल लेंस है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, और जो अवतल लेंस है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। क्लियर है? अगले टॉपिक की ओर चले। नोट कर लिया अपने अपनी कॉपी में? चलो, जब किसी दर्पण को, यानी आईने की बात कर रहे हैं, जब किसी दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो। वो मिरर जो है वो मिरर ही रहेगा, आप उसको पानी में रखिए, कहीं भी रखिए, वो उतना ही फोकस दूरी उत्पन्न करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब किसी दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। कि जब किसी दर्पण को हम पानी में डुबाएंगे तो उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबू जब किसी दर्पण को, किसी आईने को, किसी मिरर को हम पानी में डुबाएंगे तो उसके फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? कहेंगे सर उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए, प्रश्न एक पूछा जाता है कि दर्पण की फोकस दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो आपने पढ़ा हो कि F इज इक्वल टू R/2, यानी दर्पण की फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अर्थात इस तरह का जब कंडीशन है तो F इज इक्वल टू R/2, R जो हमारी त्रिज्या है, F जो फोकस दूरी है, तो वो त्रिज्या की आधी हो जाएगी। अगर आपको किसी भी बच्चे को आपको हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करना हो, ठीक है, अगर मन करे कि नहीं हमें सर नोट्स परचेज़ करना है, तो बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं। हो सकता है हमारी टीम आपको कॉल पे अटेंड ना कर पाए, बहुत बिजी रहती है, तो आप व्हाट्सअप करके अपनी परेशानियाँ बता सकते हैं। जैसे ही आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा ना, हमारे तरफ से एक नोटिफिकेशन जाएगा आपके फ़ोन पे। उस नोटिफिकेशन में हमारे लर्निंग ऐप, जो हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, उस लर्निंग ऐप का लिंक आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और 9, 10th, 11th, 12th बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, नीट, जेई, किसी भी तरह की तैयारी, सीबीएसई एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी तरह के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी का कोर्स सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता हमने पढ़ा था कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हाईलाइटेड लाइन है डियर स्टूडेंट, कि लेंस की जो फोकस दूरी है उसके जस्ट अपोजिट, यानी लेंस की क्षमता जो है वो लेंस की फोकस दूरी के जस्ट अपोजिट, यानी जस्ट व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। अर्थात अगर आपसे पूछे कि लेंस की क्षमता बराबर, इसको हम P से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर अगर एक फार्मूला बनेगा तो कहेंगे P बराबर 1/F। ओके डियर स्टूडेंट, P बराबर 1/F, और F जो होगा वो किस चीज़ में होगा? मीटर में होगा जी बाबू डियर स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। अर्थात लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/F। और अगर, ठीक है, ये क्लियर हो गया? अगर क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर, बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा। और ये कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप बस इसको समझो, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये 100 कहाँ से आया, क्योंकि हमें तो बस इतना ही जानना है कि P इज इक्वल टू 1/F, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। क्लियर है? अब ये बातें जो इम्पोर्टेंट और भी है वो है, अगली जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इन्वर्स, क्योंकि ये m जो है ये ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। इसे डाईऑप्टर यानी D से भी डिनोट कर सकते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इन्वर्स होता है, या तो सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप इसको चूज़ करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। डाईऑप्टर किस चीज़ से डिनोट करेंगे? D से डिनोट करेंगे। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इन्वर्स, नहीं तो सीधे सीधे कहेंगे कि सर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। और ये दो लाइन जो इंपॉर्टेंट है, ये पहली लाइन कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये धनात्मक होगा और ये ऋणात्मक होगा। यहाँ तक किसी भी बच्चा को, किसी भी डियर स्टूडेंट को, कोई भी प्यारे प्यारे बच्चों, किन्हीं को भी छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज़ हमें आप बताइए।
ठीक है। और हम चाहेंगे कि मोर देन मोर आप हमारे चैनल को, ड्रीम क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जा सके, ठीक है। और ऐप्स को बिल्कुल भी अनइंस्टॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐप्स से जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के टाइम में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐप्स में मिलने वाली है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि ऐप्स के थ्रू आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली है एग्ज़ाम के टाइम। क्लियर है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक पॉजिटिव एंड उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक पॉजिटिव एंड अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक निगेटिव होती है। अब देखिए लेंस के द्वारा जो विचलन होता है, ठीक है, तो इसको हम विचलन को जो है ना, ये कोण जो है, ये विचलन कोण है, इसको डेविएशन से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेविएशन इसको कहा जाता है जी, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा डेविएशन है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इस तरह से इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, डेविएशन। तो अब देखिए लेंस के द्वारा जो विचलन होता है हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। छोटा सा ये टॉपिक है, मे बी अगर ये एग्जाम में पूछ दे, ये 2 मार्क्स का टॉपिक रहेगा आपका, ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा कि बताओ बाबू लेंस के द्वारा विचलन होगा तो किस तरह से आपका जो लास्ट में आपका इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये जो टॉपिक है आज के इस वीडियो में, आज के क्लास में हम इसको सॉल्व कर देते हैं। रेडी हो? एक बार सभी लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सअप पे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, वो जो हमारा 6200 का नंबर है वहाँ पर भी। और हाँ, एक बात और, आप टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप मोर देन मोर सभी चीज़ें, वहाँ पे क्यूज़ वगैरह करवाया जाता है। जैसे व्हाट्सअप फेसबुक है ना, वैसे टेलीग्राम है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिर्फ वहाँ सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ड्रीम क्लासेस को ओपन करके, जैसे वहाँ पर भी चैनल है, और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये फिगर है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण एक इधर की ओर जाती है और एक सीधी निकल जाती है, लेकिन जब ये सतह से टकराती है, ऐसे जब ये सतह से टकराई तो विचलित होके ऐसे हो जाती है, इसलिए ये जो कोण हो जाता है वो हमारा विचलन कोण हो जाता है, जिसको हम लोग डेविएशन डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ओ से चलते हुए थीटा का एंगल लेता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी, ये पी जो है वो केंद्र में इसको रखा गया है, और यहाँ पर ये जो टकराव है, टकराव होने के कारण किरण जो है वो इधर की ओर आ जाती है, और अपना प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनाती है, आई पे बनाती है। लेकिन इसको रियल में ऐसे जाना चाहिए था, रियल में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाती है, सतह से टकराने के बाद इस सतह की इस ओर मुड़ जाती है। आपने पढ़ा होगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर भागती है। तो देखिए किस किस चीज़ को हमने क्या से टॉपिक बना लीजिएगा, लेंस के द्वारा विचलन, कि लेंस के द्वारा किस तरह से विचलन होता है, सीधे ना जाकर, ये सीधे ना जाकर किस तरह से ऐसे मुड़ जाता है, किस तरह से ये विचलन होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हमने ओपी को लिया है, ये ओपी है, इसको हमने म्यू से डिनोट किया है। पी आई जो है ये आपका पी आई है, इसको हमने वी से डिनोट किया है। और ये हमारा पी एम है, ये पी एम इसको बोल सकते हैं। ये हाइट है, इसको हमने एच से डिनोट किया है। और ये जो त्रिभुज ओ एम आई, त्रिभुज ओ एम आई, यानी ये जो ट्रायंगल बन गया हमारा, इसमें आपको वहिष्य कोण आपको दिख रहा होगा, विचलन कोण, ठीक है। ये हमारा बाहर का कोण है। और आपने सुना होगा कि 2 आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा इस तरह से, जब कंडीशन बने बाबू, ठीक है, ऐसे बन जाए तो यहाँ पे थीटा और यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है, या कुछ भी लिख दीजिए, अल्फ़ा ही लिख दीजिए। मैं फिर से समझाता हूँ। इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल है, अगर मानकर चलिए ये थीटा है और ये एक्स है, ठीक है, और ये जो है ये अल्फ़ा है ये, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर थीटा प्लस एक्स, क्योंकि 2 आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो डेविएशन है, यहाँ पे जो हमारा विचलन कोण है, ये बाह्य कोण हो गया, और आंतरिक कोण एक थीटा है और एक अल्फ़ा है, ठीक है। तो थीटा वाहिष्य कोण डेविएशन बराबर हम, यानी विचलन कोण बराबर कह सकते हैं अल्फ़ा थीटा प्लस अल्फ़ा। अब ये मत पूछिएगा कैसे, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि मानकर चलिए कि ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, तो कहेंगे कि एक बाह्य कोण का योग जो है एक 2 आंतरिक कोणों के योग के बराबर है, यानी z बराबर x प्लस वाई, या कहिए x प्लस वाई बराबर z कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपको वाहिष्य कोण जो है, ये आपको डेविएशन डी दिया हुआ है। तो डेविएशन डी बराबर क्या, थीटा प्लस अल्फ़ा नहीं जोड़ सकते, ये 2 आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर है। आप देखो त्रिभुज ओ पी एम में, त्रिभुज ओ पी एम में, यानी ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे।
त्रिभुज OPM में हमने पीछे कंडीशन पढ़ा था कि थीटा के छोटे मान के लिए साइन थीटा होगा नहीं, होगा कौन सा, टैन थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो हमने बताया था कि ऐसे ऐसे कंडीशन में हम टैन थीटा यूज़ करेंगे। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपको दिख रहा है PM और आधार आपको दिख रहा है, आधार आपको दिख रहा है OP, यानी OP PM, ये ऐसे, ठीक है। त्रिभुज OPM में तो टैन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा कि लंब बटे आधार। तो लंब हमारा ये दिख गया और आधार हमारा ये दिख गया, यानी PM बटे OP। यहाँ तक क्लियर है, PM बटे OP यहाँ तक क्लियर है। अब त्रिभुज PMI में, PMI में ऐसे, अब इसमें टैन थीटा लेंगे, PMI में टैन थीटा लेंगे तो टैन थीटा बराबर PM बटे टैन थीटा लंब बटे PM बटे PI, याद रखना PM बटे PI, देखो यहाँ पे होगा टैन थीटा बराबर PM बटे PI हो गया। समीकरण 1 में थीटा तथा अल्फ़ा का मान रखने पर आपको पता है कि डेविएशन जो है, डेविएशन D इज इक्वल टू, ये थीटा का जो वैल्यू है, ये देखिए थीटा जो है ये इसका मान और इसका मान रखेंगे तो आपका जो है वो टैन थीटा बराबर आया PM बटे OP, ठीक होगा ना, टैन थीटा बराबर PM बटे OP, यानी थीटा ये इसके बराबर भी हो सकता है PM बटे OP, और अल्फ़ा बराबर जो वैल्यू है वो PM बटे PI। तो अभी हमने पढ़ा कि डेविएशन थीटा प्लस अल्फ़ा, तो थीटा की जो वैल्यू है वो PM बटे OP प्लस अल्फ़ा की जो वैल्यू है PM बटे PI। देखो यहाँ पे दिया, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है PM बटे PI। तो हमने क्या कर दिया कि दोनों के मान को जोड़ दिया, तो डेविएशन D इज इक्वल टू PM प्लस OP और प्लस PM बटे PI। अब देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, डेविएशन इज इक्वल टू PM आपको कॉमन दिख रहा है, PM कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ भी PM है, यहाँ भी PM है, तो हमने PM कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 बटे OP और यहाँ बचेगा 1 बटे PI। नहीं तो PM जो है, ये PM को हमने किस चीज़ से डिनोट किया, ये देखो यही PM है ना जी, इस PM को हमने H से डिनोट किया है। तो सॉरी, तो डायरेक्टली हम जो है इस PM के जगह पर हमने H लिख दिया, और अभी OP को हमने किस चीज़ से डिनोट किया था, यहाँ देखो थोड़ा सा आ जाते हैं, समय लगे तो कोई दिक्कत नहीं। OP को हमने म्यू से डिनोट किया था और PI को हमने V से डिनोट किया था। तो यहाँ देखो आपका तो ये आपका आ गया ना, तो 1 बटे H बराबर माइनस में म्यू से हमने डिनोट किया था, हमने माइनस म्यू होगा, देखो कहाँ गया आपका, हाँ OP जो है ये माइनस में म्यू है और PI जो है ये V है, ठीक है। तो आपका जो है वो कुछ नहीं हमने किया है, OP के जगह पर माइनस म्यू लिख दिया और PI के जगह पर V लिख दिया, 1 बटे V लिख दिया, क्योंकि 1 बटे PI है। तो डेविएशन H इज इक्वल टू ये भी आगे आ जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है ना, अब ये माइनस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया कि इस V वाले को आगे कर दिया, तो डेविएशन जो H इंटू 1 बटे V माइनस 1 बटे U, और लेंस के सूत्र से हमें पता है कि 1 बटे V माइनस 1 बटे U बराबर, आपने पढ़ा था ना लेंस के सूत्र से 1 बटे F बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U, नहीं तो यहाँ तक क्लियर है। और ये इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए ना, चलिए क्लियर है। अब देखिए क्या कर दिया हमने कि हमें पता है कि डेविएशन जो होता है, डेविएशन इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला, या इसको मान सकते हैं ये वाला फार्मूला है। यहाँ पर आपको दिख रहा है डेविएशन इज इक्वल टू H इंटू 1 बटे V माइनस 1 बटे U। अच्छा अभी हमने पढ़ा कि 1 बटे F बराबर 1 बटे V माइनस U, यानी पूरा इसका हम लेकर 1 बटे F लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, ये देखो अभी हमने पढ़ा कि 1 बटे V माइनस 1 बटे E इज इक्वल टू 1 बटे F। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे मान में 1 बटे F रख दिया, तो डेविएशन इज इक्वल टू H इंटू 1 बटे F होगा। ये देखो H इंटू 1 बटे F, यानी अब सीधे कहेंगे कि डेविएशन बराबर 1 इंटू H इंटू 1 बटे F को हम लिख देंगे डेविएशन बराबर H बटे F, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और विचलन जो होगा वो H बटे F का विचलन होगा। ये आपका क्लियर हो गया टॉपिक, ठीक है। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आया होगा। और हाँ, ये आप एक छोटा सा टॉपिक याद रखना, समतुल्य लेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया डेविएशन, विचलन किस तरह से होता है लेंस के द्वारा विचलन। समतुल्य लेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि दो लेंस का समतुल्य लेंस वह लेंस होता है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है जहाँ उन दोनों वस्तुओं का संयोग हो, मतलब जहाँ पर वो दोनों वस्तु मिलेगा, संयोग होना यानी मिलेगा। तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पर रहने देते हैं। अब हम लोग प्रिज्म पे आ जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अगला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस कारण से इसका जो बच्चा नोट्स खरीद रखा है वो बच्चा
ऐप्स के थ्रू अपना नोट्स देख लेगा, नहीं तो जिस बच्चे ने नोट्स को व्हाट्सएप के थ्रू मंगवा रखा है फ़ीस पे करके, वो बच्चा अपने नोट्स से देख लेगा। यानी ये टॉपिक हम लोग इसकी वीडियो नहीं बनाएंगे, अब हम लोग सीधे सीधे प्रिज्म पे आ जाएंगे। आपका अध्याय 3 शुरू हो जाएगा ऑप्टिक्स का। फिर जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल आप हमारे नोट्स को परचेज़ कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज परचेज़ कर सकते हो। मतलब किसी भी तरह की फैकल्टी, अगर आप 9, 10, 11, 12 इसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपको किसी भी चीज़ की सुविधा होना चाहिए ना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम है। खास करके बच्चे हमारे पास हिंदी मीडियम के ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के भी काफ़ी बच्चे जैसे सीबीएसई के बच्चे हैं, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।